गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग चर्चा कर रहे हैं भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल हमने दो टॉपिक किए हुए हैं। एक तो हमने तरंगों के बारे में बात की हुई है और दूसरा जो टॉपिक किया हुआ है वो ज्वार भाटा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कल वाली क्लास में नहीं, इससे पहले वाली क्लास अर्थात जो मैंने पहली क्लास अपने इस इंस्टीट्यूट में ली हुई थी उसमें हमने आपको ऊर्ध्वाधर का मतलब हॉरिजॉन्टल बोल दिया हुआ था अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी वाले रुष्ट मत होना, दुखी मत होना, क्योंकि वो वर्टिकल होता है। तो ज्वार भाटा जो होता है वो वर्टिकली, उनका जो जो उसका पानी उठता है वो कैसा वर्टिकल उठता है। तो ये गलती अपनी थोड़ी सी जो हमने की हुई थी उसमें सुधार कर लेना आप लोग भी, नहीं तो बोलेंगे कि मास्टर ने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, तो वो गलती है। चलिए आज जो हम लोग बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि मैं देख रहा था जब मैं अध्ययन कर रहा था पिछले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो मैंने उसमें देखा हुआ था कि महासागरीय धाराओं से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आरओ में पूछे गए हैं और स्टेट पीसीएस में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी में आप जानते हैं मेन इशू रहता है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे तथ्य के बारे में जानकारी बात करेंगे अर्थात तथ्यात्मक बातें करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि आप जानते हैं कि आरओ में केवल यही पूछता है कि भाई कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है कि कौन से तट से ये लगती हुई जाती है। ठीक है, निश्चित तौर पर मैं एक नई बात आपको ये बता रहा हूं कि संभवतः मतलब हो सकता है कि आपसे अब ठंडी और गर्म जलधारा से थोड़ा सा ऊपर उठते हुए पूछे कि कौन सी ये ठंडी जलधारा ये कौन से तट से लगती हुई जाती है। तो थोड़ा सा डीप में आपको मैं पढ़ाऊंगा और संभवतः आधे घंटे क्लास में ये जितनी भी महासागरीय धाराएं हैं कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो पहले हम लोग प्रशांत महासागर की बात करेंगे, फिर इसके बाद में अटलांटिक और हिंद महासागर जो है वो कहा जाता है कि पवन प्रवाह जो ड्रिफ्ट है उसकी वजह से उसमें बदलाव होता रहता है। अर्थात ऋतुओं के आधार पर हिंद महासागर में जो जलधाराएं हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। कभी वो पूरब से चलती हैं और कभी वो पश्चिम से, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें जो हिंद महासागर की धाराएं हैं इसमें हम चीज़ों को अलग से देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं महासागरीय धारा है। ठीक है, ओशन करंट्स की बात करेंगे। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट देख लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट की अगर बात करें हम तो कॉन्सेप्ट में देखो कुछ कारक जो रहेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है, कारक अर्थात ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो महासागरीय जलधाराओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, महासागरीय जलधाराओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारी बातें हमने देखी हुई थी। जैसे हमने कॉमन फैक्टर बताया हुआ था कि जो वायु है, ठीक है, वायु, या जिसमें एक कह सकते हैं कि ज्योग्राफी के हिसाब से जो बढ़िया शब्द है प्रचलित पवनें। ठीक है, प्रचलित पवनें ये काफी ज्यादा जो है इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। कॉमन है, जैसे हमने बताया हुआ था कि महासागरीय जल संचलन में चाहे तरंगों की बात करें, ज्वार भाटा की बात करें या फिर महासागरीय धाराओं की बात करें, इन सब में एक कॉमन फैक्टर जो है जिससे ये प्रभावित होते हैं वो है प्रचलित पवनें या फिर वायु। तापांतर भी देखिए, तापांतर की बात करें, तापांतर जो है, तापांतर मतलब ताप में अंतर, तापांतर भी इसके कारक के तौर पे ये भी जिम्मेदार है महासागरीय धाराओं। एक और है लवणता। ठीक है, लवणता, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन क्या काम करता है, जी हाँ, कॉरियोलिस जो बल है, ठीक है, कॉरियोलिस बल जो है वो काम करता है। तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का
घूर्णन जो है ये भी महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करने वाला कारक के तौर पर इसको हम लिखेंगे। और भी क्या, ऋतु परिवर्तन, जी हाँ, ऋतु परिवर्तन भी जो है, ऋतुओं को परिवर्तन, ऋतुओं का जब परिवर्तन है ये भी महासागरीय जलधाराओं में, यहाँ पे लिख देता हूं कि हम किस कारक के लिए, किसके कारक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं, ठीक है, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। और भी है, एक चीज मैं देख रहा था तो एक नई चीज मुझे मिली कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, मैं लिख देता हूं यहां पे, चंद्रमा का जो गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी एक फैक्टर के रूप में काम करता है। और हमने देखा हुआ था कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ये ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार था, क्या जलधाराओं के लिए जिम्मेदार है? हाँ, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी महासागरीय जलधाराओं के लिए जिम्मेदार कारक के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें और भी, जैसे आप देखेंगे कि समुद्री तट, हाँ, समुद्री तट भी जो है ये भी महासागरीय जलधाराओं के फैक्टर के रूप में काम करता है, अर्थात ये प्रभावित करता है। तो महासागरीय जो तट होते हैं, ठीक है, ये भी एक फैक्टर के रूप में, महासागरीय जलधाराओं के फैक्टर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या और भी कोई कारक हो सकते हैं? एक दो कारक और भी हो सकते हैं जिनके बारे में, कोई फैक्टर और हो सकता है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो मुख्यतः जो है ये हमारे पास में मेन रीजन है जिनकी वजह से महासागरीय जलधाराएं ये प्रभावित होती हैं, या महासागरीय धाराएं जो है, ओशन करंट्स, ये प्रभावित होती, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे काम करता है इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मास्टर साहब डिक्टेट कर दें तो निश्चित तौर पर मैं डिक्टेट कर दूंगा आपको थोड़ा सा, कि कैसे ये कारक जो है वो महासागरीय धाराओं को, ओशन करंट्स को कैसे प्रभावित करते हैं, क्या इनका रोल रहता है। हमने तो यहाँ पे देख लिया कि हाँ ये सारे फैक्टर जो है काम करते हैं, लेकिन और भी कुछ चीजें, जैसे थोड़ा सा अगर आप अंदर जाएं तो आपको कुछ चीजें और भी देखने को मिलेंगी कि कैसे ये कारक महासागरीय धाराओं को, ओशन करंट्स को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए देखो तो भाई एक बार थोड़ा सा अगर डेफिनेशन देख लो, कहा जा रहा है महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। देखो, अब ऐसा नहीं होता है कि भैया ये हर एक मौसम में बदल जाए, नहीं, इनका, और ये भी नहीं होता है कि भाई ये जो है नियमित नहीं है, नियमित है। आप, हमने देखा हुआ था कि हमेशा महासागर का जल जो है, सॉरी, सागरों का जो जल है या महासागर का जल हमेशा कैसा है, चल रहा है, ठीक है, प्रवाहित हो रहा है। तो क्या खास बात है यहाँ पे कि एक विशेष दिशा में जल के निरंतर प्रवाह, रुकता नहीं है, वैसी बात है, कोई भी चीज रुकती नहीं है, ठीक है। तो निरंतर प्रवाह को महासागरीय जलधारा या महासागरीय धारा कहते हैं। और धारा के दोनों किनारों पर तथा उसके नीचे जल स्थिर रहता है, ये एक खास बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसा रहता है? धारा के दोनों किनारे, जैसे यहां से चल रही धारा तो यहां पे भी, तथा नीचे जल, अर्थात ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये जल जो है स्थिर रहता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हमने बताए, ठीक है। तो कारक के तौर पर हमने कुछ 5-6 कारक देखे वहां पे जो कि महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद में हमने यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन देखी कि आखिर महासागरीय धारा होता क्या है। तो वही बात कि एक नियमित एक दिशा में जो है, एक दिशा में नियमित रूप से जल संचलन जो है महासागरीय धाराओं को जन्म देता है, ठीक है, जन्म देता है एक विशेष दिशा में, ठीक है। चलिए
और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नदी बह रही होती है, वैसे ही महासागरीय जलधाराएं या धाराएं जो है वो बहती हैं, बिल्कुल नदियों के समान है। तो इसमें कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं, कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं, लेकिन जो बहुत मुख्य कारक दिए गए वो हमने आपको बता दिए हुए, जो बहुत मुख्य कारक दिए गए। एक खास बात यहाँ पे थोड़ी सी और समझ लो, खास बात क्या है, हालांकि आरओ में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई क्या तापांतर, वायुदाब, सूर्यताप, पवन बल ये सब काम करते हैं क्या, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि आजकल जिस तरह से आरओ में क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़े टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योग्राफी से भी, ठीक है, भूगोल से, तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे हमने बता भी दिया था आपको, पृथ्वी का घूर्णन गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ठीक है, विक्षेपक बल ये भी काम करता है। तो ये संबंधित कारक यहाँ पे जो कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। महासागरों से हटकर उत्पन्न होने वाले कारक जो कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं? वायुमंडलीय दाब, ठीक है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये भी काफी ज्यादा महासागरीय धाराओं को संचलित करने में या उनको प्रवाहित करने में काफी बड़ी भूमिका निभाता है। पवनों की हमने बात करी हुई थी, वृष्टि, ठीक है, वाष्पीकरण ये एक खास है, ध्यान रखना। तापांतर हमने देख लिया हुआ था, सूर्य तप की हमने बात कर ली हुई थी, सूर्य तप मतलब तापांतर की बात की हुई है। वाष्पीकरण की बात करें अगर, ठीक है, वाष्पीकरण वेपराइजेशन की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा फैक्टर मजबूती से काम करता है महासागरीय धाराओं को संचलित करने में, उनको प्रभावित कर, ठीक है। अब ये तो महासागरों से हटकर रहे, लेकिन महासागरों से उत्पन्न होने वाले कारक कौन कौन से हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे मैं बताया हुआ था कल की कुछ फैक्ट आपको जो कारक के तौर पर, और कुछ जो है जलधाराएं ठंडी कौन सी, गर्म कौन सी हैं, और एक नई चीज कि कौन से तट से लगती हुई जाती हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो महासागरों से उत्पन्न होने वाले कारक जैसे दाब प्रवणता, तापांतर, लवणता, और इन दोनों की हमने बात की हुई है, तापांतर और लवणता। घनत्व और बर्फ का पिघलना ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, महासागरीय जल धाराओं या धाराओं को प्रभावित करने में, ठीक है। महासागरीय धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे तट की दिशा या तट का आकार, जैसे मैंने आपको बताया कि महासागरीय तट वो भी महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करने में एक फैक्टर के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो कारक के तौर पर तट की दिशा कैसी है और इसका आकार बड़ा है या छोटा है। इसके बाद में मौसम में परिवर्तन तथा नितल की स्थलाकृति कैसी है, अर्थात ये आप कह सकते हैं उच्चावच, रिलीफ कैसा है, उच्चावच कैसा, तो उच्चावच के आधार पर भी हम महासागरीय धाराओं को उनके प्रवाहित होने के कारक के तौर पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य हमारे पास में 4 कारक यहाँ पे हमने दिए हुए, जो कि इससे पहले भी उसमें से अब इसमें से हमने मेन निकाल के आपको बता दिए हैं। अंग्रेजी वाले देख लो थोड़ा सा, ये हमने सारे बता दिए हुए। प्रचलित पवने, ठीक है, प्रिवेलिंग विंड्स की बात करें, तापमान में भिन्नता, वेरिएशन इन टेम्परेचर, जैसे तापांतर की हमने बात की हुई थी। लवणता में अंतर, डिफरेंस इन सैलिनिटी की बात करें तो ये भी काम करता है। हाँ, धाराओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या है, मेन कॉजेस क्या है या फैक्टर क्या है, ठीक है। तो यही सारे, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, भूघूर्णन, अर्थ रोटेशन की बात करें, तटरेखा की आकृति कैसी, कोस्टलाइन शेप कैसा है, ठीक है, और ऋतु परिवर्तन, सीजन चेंज, और हमने जैसे बताया हुआ था गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है, किसका, चंद्रमा का। तो आपको कौन कौन से याद करने हैं भैया, ये भी याद करने हैं और इधर भी याद करना है, ये भी आपको याद करना है। ये जो हमने कारक, एक कहां गए भाई, हाँ, ये जो मैंने कारक बताए हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। और जो कॉमन चीज मिल रही हो इसमें, जो कॉमन चीज मिल रही हो इसमें और इसमें, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। कॉमन चीज मिलेगी तो क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो आपको इधर भी लिखना है और उधर भी लिखना। अब ये कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है,
ये जो फैक्टर हैं वो महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करते हैं, ये थोड़ी दूर की बात है, क्योंकि हम आरओ की क्लास कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा समझा दिया जाए तो ठीक रहेगा। हल्का हल्का सा एक व्यू दे देते हैं कि कैसे ये कारक जो है महासागरीय धाराओं के लिए जिम्मेदार कारक के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। प्रचलित पवनें, जैसे धाराओं के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण प्रचलित पवनें हैं। प्रचलित पवनें सब सदा एक ही दिशा में चलती हैं, और वो कौन कौन सी है, जब हम वायुमंडल पढ़ाएंगे आपको, उसमें विंड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हम इसको बता देंगे आपको, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। सन्मार्गी पवनें हैं, ठीक है, व्यापारिक पवनें, जिनको हम लोग बोलते हैं, और पछुआ पवनें, ठीक है, पछुआ पवनें मुख्यतः जो है ये काम करते। फिर इसके बाद में ऊपर जाएंगे ध्रुव साइड में, ठीक है, तो वो ध्रुवी पवनें भी काम करती हैं यहाँ पे, लेकिन मुख्यतः पछुआ पवनें और एस्टरलीज बोलते हैं हम लोग, अर्थात जो पूर्वा पवनें होती हैं और पछुआ पवनें होती हैं, ये मुख्यतः काम करती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों पवनें नियमित तौर पर एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, नियमित तौर पर एक ही दिशा में चलती हैं, और इसी वजह से बहुत बड़ा फैक्टर महासागरीय धाराओं को प्रभावित, ये एक महासागरीय धाराओं के लिए ये प्रचलित पवनें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा एक और कारक है तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता कैसे प्रभावित कर रहा है, गर्म जल हल्का होकर फैलता है, इसलिए उसका तल ऊंचा हो जाता है। ठंडा जल भारी होता है और इसलिए नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार तापमान में भिन्नता के कारण, अर्थात तापांतर या ताप में भिन्नता के कारण सागरीय जल के तल में अंतर आ जाता है और महासागरीय धाराओं का जन्म होता है, ठीक है। तो तापमान में भिन्नता या ताप में अंतर निश्चित तौर पर महासागरीय धाराओं को जन्म देता है या एक फैक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है, काम करता है। तो तापमान में भिन्नता, ठीक है, तापमान में भिन्नता। लवणता भी काम करती है, देखो कैसे लवणता काम कर रही है। अधिक लवणता वाला जल भारी होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है और उसका स्थान लेने के लिए कम लवणता तथा कम घनत्व वाला जल आता है और एक धारा बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी काम कर रहा है, लवणता में अंतर, ठीक है, हाँ ये भी एक तरह से काम कर रहा है। और कुछ चीजें, एक दो फैक्ट और है, उसको भी देख लो। इसका वाष्पीकरण, देखो वाष्पीकरण भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होगा जैसे ताप में अंतर या ताप में भिन्नता है, हाँ बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। तो वेपराइजेशन की बात करें, देखिए वेपराइजेशन की बात करें, कहता है जिन स्थानों पर वाष्पीकरण अधिक होता है वहां पर जल का तल नीचे हो जाता है और संतुलन बनाए रखने के लिए वहां अन्य क्षेत्रों से जल एकत्रित होना शुरू हो जाता है। तो जो पानी था वो तो भाप बन के उड़ गया है, अब उसकी जगह नया पानी आएगा। तो जब नया पानी आएगा तो निश्चित तौर पर जल का संचलन होगा, प्रवाहित होके आएगा। तो एक बड़ा फैक्टर जो है वाष्पीकरण भी महासागरीय धाराओं को जन्म देने में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण, तो यहाँ पे लिखा भी है कि इस प्रकार एक धारा उत्पन्न होती है। उदाहरण भी दिया गया है कि भूमध्य सागर में अटलांटिक महासागर की अपेक्षा अधिक तथा तीव्र वाष्पीकरण होता है, जिससे भूमध्य सागर में जल का स्तर अटलांटिक महासागर के जल के स्तर से नीचे हो जाता है और अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर एक धारा चलने लगती है, ठीक है। तो वाष्पीकरण सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, भूमध्य सागर में। क्यों, आप कह सकते हैं लैंड लॉक्ड एक तरह से भूमध्य सागर है, पूरी तरह से चारों तरफ से लैंड अर्थात स्थल से घिरा हुआ है, तो वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं वहां पे लैंड ज्यादा है अर्थात स्थल वाला एरिया ज्यादा है, तो वो जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी गर्म होगा तो वाष्पीकरण वहां पे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो जब कभी भूमध्य सागर का तल वाष्पीकरण की वजह से नीचे हो जाता है तो उसको भरने के लिए अटलांटिक महासागर का जल आता है और एक धारा को जन्म देता है। तो वाष्पीकरण भी एक फैक्टर के रूप में काम करता है। आई होप आपको समझ में
आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी का घूर्णन, हाँ जी हाँ, ये भी काम करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जिससे कॉरियोलिस बल उत्पन्न हो जाता है और कॉरियोलिस बल के प्रभाव में बहता हुआ जल मुड़कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है जिसे गायर अर्थात वृत्ताकार गति कहते हैं और इन गायर्स में जल का परिसरण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के प्रतिकूल होता है और ऐसी स्थिति में महासागरीय धाराओं का जन्म होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन। एक और फैक्टर है तटरेखा की आकृति। जी हाँ, तटरेखा की आकृति भी जो है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिक्टेट करता हुआ चल रहा हूं, 5 मिनट मुझे लग रहा और लगेंगे। तो तटरेखा की आकृति ये कैसे जलधाराओं को प्रभावित कर रही, महासागरीय धाराओं को प्रभावित कर रही है। तटरेखा की आकृति का महासागरीय धाराओं की प्रवाह दिशा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे, उत्तरी हिंद महासागर में पैदा होने वाली धाराएं भारतीय प्रायद्वीप की तटरेखा का अनुसरण करती हैं। अटलांटिक महासागर की दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा दक्षिणी अमेरिका का तट आने पर 2 भागों में बट जाती है तथा दूसरा ब्राजील के तट के साथ साथ दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, एक धारा थी और देखा कि बीच में कोई लैंड वाला एरिया आ गया है तो धाराएं बट जाती हैं। तो एक धारा दूसरी धारा को जन्म दे रही है। ठीक है, दूसरी धारा को जन्म दे रही है। ठीक है, तो तट रेखा की आकृति भी आप कह सकते हैं समुद्री धाराओं को जन्म देने में। ऋतु परिवर्तन, जैसे हमने बताया हुआ था, ऋतु परिवर्तन का असर केवल और केवल हिंद महासागर वाले क्षेत्र पे पड़ता है। जो हिंद महासागर वाला एरिया है उसमें हमने बताया हुआ था कि ऋतुओं के हिसाब से, जैसे सर्दी गर्मी, इसके हिसाब से वहाँ की जो धाराएं हैं, महासागर की जो धाराएं हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो वो ऋतुओं के हिसाब से परिवर्तन, ये केवल घटना कहाँ पे हो रही है, केवल और केवल घटना हिंद महासागर या उत्तरी हिंद महासागर में ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। और वो कब होता है, जिसको हम लोग मानसून ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, मानसून ड्रिफ्ट बोलते हैं या प्रवाह बोलते हैं, उसकी वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। तो ये ऐसी अद्भुत घटना हमें ऋतु परिवर्तन के आधार पर महासागरीय धाराओं का जन्म होना या एक कारक के रूप में काम करना केवल हमें हिंद महासागर में दिखाई पड़ता है। ये अद्भुत घटना ऋतु परिवर्तन हमें उसके आधार पर धाराओं का जन्म केवल उत्तरी हिंद महासागर। ठीक है, तो ये बातें हमने की हुई है। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है, इतना ठीक है, चल रहा है। हाँ चलिए देख लो भाई, इसमें कुछ प्रकार भी दिए गए हैं। जैसे आपसे पूछ देगा आरो यारो में, हालांकि ऐसी संभावना तो नहीं है लेकिन संभावना बनानी पड़ती है। जैसे ये तो आप लोग जानते होंगे, ये आप लोग जानते होंगे यहाँ पे कि तापमान के आधार पर आप पढ़ती भी रहते हैं और पूछा भी जाता है, आरो यारो में पूछा भी जाता है, ठंडी और गर्म। ठीक है, तापमान के आधार पर। एक और है जिसको आप नहीं जानते हैं, कम ही पढ़ते होंगे, गहराई के आधार पर। हाँ, तो गहराई और तापमान के आधार पर हम महासागरीय धाराओं को बांट भी सकते हैं। जैसे गहराई के आधार की बात करें तो सरफेस अर्थात आप देखेंगे सतही जो जलधारा सतही महासागरीय धाराएं हैं वो 10% हिस्सा इनमें आता है। और दूसरा अगर गहराई के आधार पर देखें तो डीप, आप कह सकते हैं बहुत गहराई में, अत्यधिक गहराई में 90% हिस्सा जो है ये महासागरीय धाराओं का आता है। ठीक है, तो ये एक डिवीजन था छोटा सा, अर्थात सरफेस करंट ये 10% हिस्सा है, अर्थात आप देखेंगे महासागरों के ऊपर वाले हिस्से में। लेकिन डीप में अगर जाएं, बहुत गहराई में जाएं, तो 90% हिस्सा जो है हमें ये डीप वाला दिखाई पड़ता है। ठीक है, डीप वाला अर्थात गहराई में, अत्यधिक गहराई में। बात समझ में आ गई। तो महासागरीय धाराओं के प्रकार अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं
इधर महासागरीय धाराओं के प्रकार तो हमने देख लिया हुआ है, ये हमने देखा हुआ है अभी। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? कहाँ गए भाई? प्रशांत महासागर की बात करेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, हालांकि ये आपके काम का नहीं है। जितना काम का था हमने आपको बता दिया हुआ है, इतना काम का था हमने बता दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, हम लोग प्रशांत महासागर की बात करेंगे, ठीक है। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं? तो दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा है? एक मैप और लगाना पड़ेगा मुझे। प्रशांत महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर देखो दो भागों में इसको बांटा गया है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, अगर आप समझेंगे तो अच्छा है। प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गोलाकार है, पहली बात तो। हाँ, एक चीज और फैक्ट याद कर लेना, प्रशांत महासागर कैसा है? गोलाकार का है, ठीक है। हाँ, और अटलांटिक महासागर कैसा है? एस आकार का है। हिंद महासागर कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा? त्रिभुजाकार है। हाँ, तो प्रशांत महासागर की धाराओं की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें कैसा है? गोल है। और जब गोल है तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हम उत्तरी क्षेत्र वाले प्रशांत महासागरों की बात करेंगे और दक्षिणी क्षेत्र वाले प्रशांत महासागर की बात करें तो डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करके ठंडी और गर्म जलधाराएं, इनका कैसे जन्म हो रहा है एक बार देखिए तो। गर्म जलधाराएं क्या होती हैं और ठंडी क्या होती हैं? वार्म करंट। जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रीय की ओर चलती हैं उन्हें गर्म धाराएं कहा जाता है। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, ठीक है, या आप कह सकते हैं भूमध्य रेखा है। तो ये कैसे चलेंगी? हमने बताया हुआ था, पवन, प्रचलित पवन है, इसका काफी ज्यादा बड़ा फैक्टर काम करता है। तो ये हमेशा कैसे चलती हैं? अगर गर्म की बात करें तो ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी। कैसे चलेंगी? ऐसे ऐसे, ठीक है। कैसे चल रही है? ये ध्रुवों की, ये क्या है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो गर्म जल धाराएं जो हैं, जो गर्म धाराएं हैं, वार्म करंट हैं, वो हमेशा विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों की ओर चलेंगी। कैसी चलेंगी? विषुवत रेखा से भूमध्य, ये ध्रुवों की ओर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठंडी जल धाराएं क्या है? बिल्कुल इसका उल्टा है। अर्थात जो धाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्र की ओर चलती हैं उन्हें ठंडी धाराएं कहते हैं और ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान घटा देती हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा गोला बनाएंगे और कहेंगे कि जो धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, जो धाराएं भूमध्य रेखा की ओर अर्थात ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, उनको क्या कहते हैं? ठंडी धाराएं कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? चलिए, क्लासेस हो गई है। कोई चीज अगर दिक्कत आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी आपको लगे कि हाँ डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, या आप जैसे आप मैसेज कर सकते हैं। इस नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल, इसमें तमाम सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। आप इसको इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, इसके यूट्यूब चैनल से जुड़े और नोटबुक आईएएस तमाम सारे कोर्सेज जो है वो लॉन्च करने वाला है और देख रहे हैं कि आरओ के लिए तो चल ही रहा है। इसका टेलीग्राम चैनल भी आप लोग इस पे आ जाए और तमाम सारा कंटेंट आपको इसमें मिलता रहेगा। तो नोटबुक आईएएस, और ये टेस्ट सीरीज भी चलाता है, बड़े पैमाने पर यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है नोटबुक आईएएस, तो इसको आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करिए और इसको फॉलो करिए। अगर नहीं हो रहा तो इस नंबर से आप लोग फोन कर लेंगे, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे आप लोग इस पे फोन कर लेंगे, 2 मोबाइल नंबर दिए गए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।